हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जोनटेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन जोनटेक डिजिटल। फ्रेंड्स, आज से इस वीडियो से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी के कंसेप्ट को मेंस एग्जामिनेशन के लिए। अब सारे के सारे कंसेप्टों को हम सीखना शुरू करें तो इससे पहले थोड़ा सा इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाए कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस रही है एग्जाम्स के अंदर। देखिए, इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर काफ़ी अच्छी पकड़ रखता है। पिछले 2-3 साल का अगर हम यहाँ पर एक थॉरोली रिवीजन करें, देखें एग्जाम्स को, तो उसके अंदर इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखा है, यानी अच्छा खासा पोर्शन इस टॉपिक से पूछा जा रहा है। अब देखिए, होता यूँ आया है कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर अभी तक एसएससी जेई के अंदर जो इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी है, इसका जो वेटेज है बहुत हल्का रहा है, कम रहा है, यानी क्वेश्चंस इतने ज़्यादा नहीं आया करते थे। लेकिन अगर इसी बात को सोचकर अगर हम आगे बढ़ें कि क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं इस टॉपिक से, तो मेरे हिसाब से अभी गलती होगी, क्योंकि मॉडर्न ट्रेंड के अंदर सब चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, सारे कंसेप्ट चेंज होते जा रहे हैं, पेपर जो हैं वो थोड़े मॉडिफाई होते जा रहे हैं। जिन सब्जेक्टों का वेटेज नहीं था उनका वेटेज आजकल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, यानी इरिगेशन हाइड्रोलॉजी में भी पॉसिबल है कि इस बार से वेटेज काफ़ी अच्छा रहने वाला है, यानी क्वेश्चंस जो होंगे उनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। सो उसी हिसाब से बिल्कुल एज पर आवर सिलेबस हम लोग यहाँ पर इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी को मेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयार करेंगे। इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट जो है वो हमारी फ्लूइड ब्रांच से रिलेटेड है, ये तो हम जानते ही हैं। और इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी को पढ़ना क्यों जरूरी है ये भी हम अच्छे से जानते हैं। जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं उनका जो मेन कंसर्न होता है वो क्या होता है, वाटर क्वांटिटी को फील्ड तक लेकर आना। तो इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर हम लोग देखेंगे कि वाटर का कन्वेयंस किन किन तरीकों से हो सकता है, प्लस वाटर का कितना परसेंटेज फील्ड के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, उसको अप्लाई करने के तरीके क्या होते हैं, प्लस एफिशिएंसीज क्या होती हैं। तो ये सारी की सारी बातें इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर की जाती हैं। हाइड्रोलॉजी एक हमारा ऐसा सब्जेक्ट है जो रिलेटेड टू वाटर है, यानी वाटर की स्टडी इसके अंदर की जाती है। अब वाटर कौन सा वाला, देखिए, एक तो होता है आर्टिफिशियल वाटर जो हम लोग ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करके ग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर देते हैं। एक होता है नेचुरल वाटर जो हमारा आसमान से टपकता है और नीचे सीधा धरती के ऊपर आता है, जैसे कि आपका रेनफॉल वगैरह। यानी रेनफॉल और जो प्रिसिपिटेशन है, इन दोनों तरीकों से जो वाटर कंटेंट हमारा सॉइल प्रोफाइल के ऊपर आ रहा है उसे हम कलेक्ट किए जा रहे हैं, उसका जो पूरा स्टडी है वो हम हाइड्रोलॉजी के अंदर करते हैं। यानी कैचमेंट के अंदर कितना वाटर हम लोग कलेक्ट कर पाए हैं, ये पूरा का पूरा स्टडी होता है हाइड्रोलॉजी के अंदर। सो यहां पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे इरिगेशन टॉपिक को, देन आफ्टर इट हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे हाइड्रोलॉजी टॉपिक को। तो ठीक है फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे इरिगेशन टॉपिक को। और इरिगेशन के अंदर जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहेगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज बेसिक्स ऑफ इरिगेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। देखिए, चैप्टर 1 हम इसको कह सकते हैं, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा इरिगेशन के अंदर वो यही रहने वाला है। चैप्टर 1 हम इसको यहां पर कह सकते हैं। अब पढ़ने का तरीका क्या हो सकता है, तो देखिए, जो हमारा ऑब्जेक्टिव अप्रोच रहता है उसके अंदर हमको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या होता है कि एरिया बहुत वास्ट है, यानी अनकंट्रोल्ड एरिया है, क्वेश्चन कहीं से भी उठकर आ जाता है। लेकिन मेंस की अगर हम बात करें तो सीधा और सटीक पॉइंटों के अंदर जो सिलेबस लिखा गया है बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। जैसा कि मैं बताता आ रहा हूं कि हमारा मेंस एग्जामिनेशन जो है इसके अंदर स्कोरिंग अगर आपको अच्छे लेवल की करनी है तो आपको अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान रखना होगा। नॉलेज हर किसी बंदे के पास है आज के समय के अंदर, क्योंकि सोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं, लेकिन उस नॉलेज को इफेक्टिवली कॉपी के अंदर कौन अच्छे से एक्सप्लेन करके आएगा, तो स्कोर उसी को अच्छा मिलेगा मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। ऑब्जेक्टिव के अंदर तो ये होता है अगर आपका ऑप्शन सही है तो आप मार्क कर लोगे, अदरवाइज आपका नेगेटिव चला जाएगा। लेकिन मेंस एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, नॉलेज सभी को है, अगर आप उससे अड़ता भिड़ता भी कुछ लिखकर आएंगे तो आपको मार्क्स जरूर मिल जाएंगे। लेकिन हमें लेने हैं स्कोर, यानी हमें एक अच्छा स्कोर बनाना है, हमें सिर्फ मार्क्स तक सीमित नहीं रहना है। एक अच्छा स्कोर तभी बनेगा जब आपकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छे लेवल की होंगी। जैसे कि क्वेश्चन का जो आंसर है उसे आप पॉइंट फॉर्म के अंदर एक्सप्लेन करके आ रहे हैं, डायग्राम आप खुद बनाकर आ रहे हैं, और जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो नपे तुले शब्दों के अंदर बिल्कुल कंट्रोल्ड वे के अंदर है, यानी चीफ और कंक्रीट पॉइंट ही आप उस टॉपिक के रिगार्डिंग कॉपी के अंदर लिख कर आ रहे हैं। तो अगर ऐसी छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखें तो मेरे हिसाब से मेंस एग्जामिनेशन के अंदर स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप बहुत अच्छा स्कोर बना पाएंगे और मेरिट लिस्ट के अंदर आपका नाम भी उसके अंदर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट टॉपिक को, दैट इज बेसिक्स ऑफ इरिगेशन एंड वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। ठीक है, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक क्वेश्चन के जरिए कौन सा हम लोगों से इस चैप्टर में से पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा, हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ इरिगेशन चैप्टर को, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बन सकता है हमारा वो यही बन सकता है कि व्हाट इज इरिगेशन एंड ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड एक्सप्लेन ब्रीफली टाइप्स ऑफ इरिगेशन।
तो जो सबसे पहला टॉपिक हमारे इरिगेशन टॉपिक का है, उसी का एक क्वेश्चन हमने यहां पर बना कर रखा, और यही क्वेश्चन क्या पता हमसे पूछ लिया भी जाए कि भैया इरिगेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। और जो हमारे टाइप्स ऑफ इरिगेशन है उनको एक फ्लो चार्ट की हेल्प से हम लोग यहां पर ब्रीफली क्या कर लें, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें। तो ऐसा अगर क्वेश्चन हम लोगों के पास आएगा तो किस तरीके से इसका हम लोगों को आंसर करना है, तो ये हमें यहां इसके अंदर देखना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि व्हाट इज इरिगेशन। तो सबसे पहले हम लोगों को इसे डिफाइन करना है कि इरिगेशन क्या है, यानी व्हाट इज इरिगेशन। तो इसका डेफिनेशन यहां पर लिखा गया है, और डेफिनेशन क्या है हमारा, उसको हम देख लेते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या लिखी गई है कि इरिगेशन एक ऐसा साइंस है, एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है वाटर को लैंड या फिर फील्ड के ऊपर अप्लाई करने का अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड ऑफ ऑप्टिमम यील्ड ऑफ क्रॉप। यानी क्या लिखा गया है इसके अंदर कि जो हमारा इरिगेशन है एक तरीके का एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है वाटर का, ठीक है। अब ये जो वाटर है, ये वाटर किसी वाटर सोर्स से हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं, और वाटर सोर्स से कलेक्ट करने के बाद इसको अप्लाई किया जा रहा है कहाँ, किसी लैंड के ऊपर या किसी फील्ड के ऊपर। अब जो लैंड या फिर फील्ड हमारा हो सकता है वो जनरली हमारा क्या होता है, कोई क्रॉप फील्ड हो सकता है जहां पर हम लोग फसल वगैरह उगा कर रखते हैं। तो उसी क्रॉप फील्ड के ऊपर जब वाटर को अप्लाई करना होगा तो इसका जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन है इसी को हम लोग क्या करेंगे, इरिगेशन कहेंगे। पॉइंट टू बी नोटेड कि यहां पर लिखा गया है आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। क्या लिखा गया है, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा आर्टिफिशियल एप्लीकेशन, क्योंकि अगर नेचुरल एप्लीकेशन हो जाएगा तो ये सारी की सारी बात हम लोग किसके अंदर करेंगे, हाइड्रोलॉजी के अंदर करेंगे। नेचुरल एप्लीकेशन देखिए एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो पानी रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन के जरिए हम लोगों को कलेक्ट हो रहा है किसी कैचमेंट के अंदर, तो वो सारी की सारी जो स्टडी होगी वो इरिगेशन के अंदर ना कर हम लोग कहां करने वाले हैं, हाइड्रोलॉजी के अंदर। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल एप्लीकेशन जो है वाटर का कहां पर, किसी क्रॉप फील्ड के ऊपर, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरिगेशन कहेंगे। ठीक है, पानी हम लोगों को अप्लाई करना है किसी फील्ड के ऊपर, लेकिन उस पानी को अप्लाई करने की कोई लिमिट भी तो होगी, किसी चीज के ऊपर वो डिपेंड भी तो करेगा। तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्रॉप रिक्वायरमेंट के ऊपर। कहने का मतलब कोई क्रॉप फील्ड हम लोगों के पास है और उस क्रॉप फील्ड के ऊपर हमने कोई सर्टेन टाइप का क्रॉप हमने क्या कर रखा है, उसके ऊपर उगा रखा है, कोई फसल हम लोगों ने उगा रखी है, तो उस फसल के पौधों को, प्लांट्स को जितना वाटर रिक्वायर है अपनी ऑप्टिमम ग्रोथ करने के लिए, उसके हिसाब से ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आर्टिफिशियल एप्लीकेशन के जरिए पानी को किसी क्रॉप फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब देखिए ये जो क्रॉप रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी हम अप्लाई करने वाले हैं इरिगेशन के अंदर, ये पानी थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड चलता है। अब ये क्रॉप पीरियड क्या चीज होती है, एक नया कंसेप्ट हम लोगों के पास है। अब देखिए दो चीज होती है, एक तो होता है बेस पीरियड और एक होता है क्रॉप पीरियड। सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो समय होता है किसी भी इरिगेशन क्रॉप के लिए, क्या कहलाता है, उसका क्रॉप पीरियड। लेकिन जो बेस पीरियड होता है वो क्या होता है, फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक के बीच का जो समय होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस पीरियड। यहां पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं किसको, क्रॉप पीरियड को। तो क्रॉप पीरियड क्या चीज हो गई हम लोगों के लिए, सोविंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक का जो समय होता है उसे हम कहते हैं क्रॉप पीरियड। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो बेस पीरियड और क्रॉप पीरियड जो होता है उसके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता, जस्ट नियरली एक दूसरे के ये इक्वल होते हैं प्रैक्टिकली अगर हम बात करें। अदरवाइज डिफरेंस इनके अंदर किसका है, डेफिनेशन का है। तो यदि आप ऑप्टिमम यील्ड ऑफ क्रॉप को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो वाटर को आप अकॉर्डिंग टू क्रॉप रिक्वायरमेंट उसके क्रॉप पीरियड तक क्या करने वाले हैं, सप्लाई करने वाले हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन तो हम लोगों का कंप्लीट होता है इसके अंदर कि व्हाट इज इरिगेशन। इरिगेशन को हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। नाउ इसके बाद क्या कहा गया है कि ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ टाइप्स ऑफ इरिगेशन। यानी यहां पर हम लोगों को क्या करना है कि इरिगेशन के जितने भी टाइप हैं उनको एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोगों को यहां पर समझाना है। तो फ्लो चार्ट किस तरीके से बनाना है उसको हम यहां देख लेते हैं। इरिगेशन जो होता है इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 4 नंबर्स के अंदर। सरफेस है, दूसरा है सब सरफेस, स्प्रिंकलर है और ड्रिप इरिगेशन है। वैसे देखा जाए तो स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जो होता है अपने आप में एक स्पेशल क्वालिटी का इरिगेशन सिस्टम है। सरफेस इरिगेशन वो होता है जहां आप वाटर सरफेस से ऊपर वाले को काम में लेते हो, यानी इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर उस वाटर कंटेंट को मुझे काम में लेना है इरिगेशन के लिए जो ग्राउंड लेवल से ऊपर है। सब सरफेस के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, उस पानी को काम में लूंगा इरिगेशन के लिए जो ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ है। सरफेस इरिगेशन को फर्दर 3 पार्टों के अंदर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। फ्लडिंग है, फरो इरिगेशन हो सकता है, कंटूर फार्मिंग हो सकती है। फ्लडिंग जो होती है वो भी 2 टाइप की हो सकती है। वाइल्ड फ्लडिंग होती है, कंट्रोल्ड वे में फ्लडिंग होती है। वाइल्ड फ्लडिंग का मतलब होता है जहां आपका वाटर के फ्लो के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूं, इस तरीके का एक स्लोपिंग ग्राउंड है, टॉप लेवल पर आपके पास वाटर अवेलेबल है और क्रॉप फील्ड आपका नीचे की तरफ है। तो यहां से हेड डिफरेंस मिलने के कारण वाटर जब नीचे की तरफ फ्लो करेगा तो इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होगा। इस वजह से बहुत ही कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा बिग क्वांटिटी वाटर की आपको क्रॉप फील्ड के ऊपर मिलेगी। दैट्स वाई इसको हम क्या कहेंगे, यहां पर वाइल्ड फ्लडिंग कहेंगे। इसके बाद होता है हमारा कंट्रोल्ड फ्लडिंग। कंट्रोल फ्लडिंग का मतलब होता है कुछ इस तरीके की टेक्निक हम लोग अख्तियार करते हैं जिसके कारण जो वाटर का फ्लो होता है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। फर्दर इस कंट्रोल फ्लडिंग को हम लोग यहां पर 4 पार्ट के अंदर ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि
एक तो हो सकता है कंट्रोल फ्लडिंग खुद अपने आप में, फिर होता है बॉर्डर या फिर रोलिंग फ्लडिंग हो सकता है, फिर है चेक फ्लडिंग हो सकता है जिसके अंदर नंबर ऑफ चेक्स बनाए जाते हैं, यानी पूरे के पूरे क्रॉप फील्ड को नंबर ऑफ चेक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल एरियाज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। वो आपने देखा भी होगा गांव के अंदर जो बीच बीच में मेड़ बना दी जाती हैं, उससे आप पूरे के पूरे क्रॉप एरिया को, क्रॉप फील्ड को नंबर ऑफ छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर तोड़ देते हो। फिर लास्ट में हमारा रिंग बेसिन फ्लडिंग। ये रिंग बेसिन फ्लडिंग जो होता है ऑर्चिड ट्री की फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट होता है, ये हम जानते भी हैं। नाउ ये फ्लो चार्ट भी हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या था। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि एक्सप्लेन ब्रीफली टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यानी इरिगेशन के टाइप को हमें बहुत छोटे शब्दों के अंदर, सूक्ष्म शब्दों के अंदर एक्सप्लेन कर लेना है। तो देखिए टाइप्स ऑफ इरिगेशन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम लोगों के पास आ सकता है यहाँ पर सरफेस इरिगेशन। अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन के अंदर लोग बात क्या करेंगे, जितने भी इरिगेशन के टाइप हैं उनको एक एक करके सेपरेटली एडवांटेज डिसएडवांटेज, कहाँ उनको काम में लेना है, कहाँ उनको काम में नहीं लेना है, और क्या उनकी सारी प्रॉपर्टियां होती है, वो सब की सब बातें यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इतना ज्यादा हम लोगों को एक्सप्लेन इसके अंदर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खाली अगर हम सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन को आपस में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर दें तो मेरे हिसाब से यहां पर हमारा जो आंसर होगा वो कंप्लीट माना जाएगा। जैसे कि सरफेस इरिगेशन की बात करें तो सरफेस इरिगेशन हमारा कैसा इरिगेशन होता है जिसके अंदर आप वाटर को स्मॉल चैनल से या फिर छोटी नदियों से, झरनों से, जो भी आपके वाटर सोर्स हैं जो ग्राउंड लेवल से ऊपर हैं, वहां से वाटर को कलेक्ट करके आप क्रॉप फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हो। तो ये होता है हम लोगों का क्या, सरफेस इरिगेशन। अब जो सरफेस इरिगेशन होता है इसके अंदर वाटर जो होता है या तो आप ग्रेविटी की हेल्प से या फिर आप पंपिंग की हेल्प से, पंपिंग मतलब होता है मैकेनिकल मीन से क्या करते हो, सप्लाई करते हो। देखिए दो चीज होती हैं, एक तो वाटर सोर्स आपका किसी हाइट पर अवेलेबल है और आपका क्रॉप फील्ड जो है वो बॉटम पर है, तो यहां पर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी वाटर क्या करेगा, फ्लो करेगा, यानी कोई मैकेनिकल एपरेटस आपको यहां पर रिक्वायर नहीं है वाटर को क्रॉप फील्ड तक लाने के लिए। लेकिन मान लीजिए कंडीशन अगर जस्ट रिवर्स हो जाए, यानी वाटर सोर्स तो आपका नीचे है लेकिन आपका क्रॉप फील्ड कहां है, ऊपर है, तो यहां पर वाटर को सप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई मैकेनिकल एपरेटस काम में लेना पड़ेगा, सच एज योर पंपिंग मेथड। पंपिंग मेथड मतलब कोई पंप काम में लेना पड़ेगा जो वाटर को खींचेगा और ऊपर की तरफ सप्लाई करेगा, कहां, आपकी क्रॉप फील्ड के ऊपर। ऐसे में जो आपकी फार्मिंग है वहां पर थोड़ी सी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पंपिंग जो होती है उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूल सप्लाई करना पड़ेगा या इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट आपको वहां पर भुगतना पड़ेगा। लास्ट में क्या लिखा गया है कि ये जो मेथड होता है उन सॉइल के लिए सबसे बेस्ट होता है जिसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी जो होती है वो मॉडरेट लेवल की होती है। देखिए मॉडरेट लेवल जो होता है ना तो ज्यादा है ना कम है, यानी बीच के अंदर आपकी इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी है। अब इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है, इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी का मतलब होता है कोई भी मिट्टी कितना पानी सोख सकती है, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल मीनिंग में इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी। तो मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी के लिए ये जो मेथड होता है सबसे बढ़िया होता है, और साथ में वो सभी की सभी जगह जिनके पास यूनिफॉर्म टेरेन कंडीशन है। टेरेन क्या होता है, टेरेन का मतलब होता है कोई भी जगह, टेरेन मतलब जैसे कि प्लेन हुआ, रोलिंग हुआ, हिली हुआ, माउंटेनियस हुआ, इस तरीके से हम लोग टेरेन को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपका यूनिफॉर्म नेचर का टेरेन अवेलेबल है देन यू विल अप्लाई सरफेस इरिगेशन। तो सरफेस इरिगेशन के अंदर इतनी बातें हम लोगों ने की। नाउ अब जरा देखते हैं कि सरफेस इरिगेशन जो होता है वो कितने टाइप का होता है। तो सरफेस इरिगेशन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो पार्ट के अंदर, एक तो होता है फ्लो इरिगेशन और दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन। अब देखिए नाम में काम छुपा होता है, नाम क्या कह रहा है, फ्लो इरिगेशन, और दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन। यानी जब वाटर सोर्स किसी हाइट पर है और क्रॉप फील्ड नीचे की तरफ है तो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी आपका वाटर फ्लो किए जा रहा है, तो इसको आप क्या कहते हो, फ्लो इरिगेशन कहते हो। लेकिन कंडीशन अगर जस्ट रिवर्स हो जाए, यानी वाटर सोर्स तो नीचे रह गया और क्रॉप फील्ड आपकी ऊपर है, तो इस कंडीशन में पानी आपको नीचे से ऊपर की तरफ एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसे आप क्या कहते हो, यहां पर लिफ्ट इरिगेशन कहते हो। लिफ्ट इरिगेशन करने के लिए आपको पंप वगैरह काम में लेने पड़ेंगे, लेकिन जो फ्लो इरिगेशन होता है उसे करने के लिए आपको किसी भी तरीके का कोई मैकेनिकल एपरेटस रिक्वायर नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट जरा देखते हैं कि फ्लो इरिगेशन जो होता है उसे कितने पार्ट के अंदर हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारे पास फ्लो इरिगेशन होता है, इस फ्लो इरिगेशन को फर्दर हम दोबारा से दो पार्ट के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो होता है परनिनियल इरिगेशन और दूसरा होता है फ्लड इरिगेशन। मैं दोबारा कहता हूं, नाम के अंदर ही काम छुपा हुआ है। अब नाम क्या है, परनिनियल इरिगेशन। परनिनियल का मतलब होता है 12 मासी, बोले तो कंटिन्यूअस वे के अंदर चलने वाला, यानी कोई ब्रेकेज इसके अंदर नहीं आती है। जैसे मान लीजिए क्रॉप फील्ड आपका किसी एक ऐसे एरिया के अंदर अवेलेबल है जहां पर कोई परनिनियल नेचर का रिवर या फिर कोई झरना या फिर कोई तालाब है जिसके अंदर टोटल
जितना भी आपका पूरा साल है, एक साल है, उसके अंदर वाटर क्वांटिटी अवेलेबल है, सफिशिएंट वाटर क्वांटिटी अवेलेबल है इरिगेशन करने के लिए। तो इस केस में जो इरिगेशन होगा ना आपका फ्लो नेचर का, वो किस टाइप का होगा? परनीनियल इरिगेशन, यानी लगातार साल के 12 महीने आप लोग क्या कर रहे हैं? इरिगेशन कर पा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? परनीनियल इरिगेशन कहते हैं, राइट। फिर इसके बाद है हम लोगों के पास फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन के अंदर मतलब क्या कि जब वाटर क्वांटिटी आपके पास अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड यूज करने के लिए है, तो इस कंडीशन में पानी की अनकंट्रोल्ड जो कैपेसिटी क्वांटिटी है आप सीधे क्रॉप फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हो। जनरली अगर मोटे मोटे शब्दों के अंदर मैं कहना चाहूं तो इसको हम कह सकते हैं वाइल्ड फ्लडिंग, यानी इसके अंदर पानी की जो कैपेसिटी होती है, माफ कीजिए क्वांटिटी जो होती है, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। फ्लड इरिगेशन के अंदर अनकंट्रोल्ड वाटर क्वांटिटी आपकी क्रॉप फील्ड के ऊपर अप्लाई की जा सकती है, लेकिन ये उसी केस के अंदर अवेलेबल हो सकता है फ्लड इरिगेशन जहां अनलिमिटेड वाटर यूज के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोगों ने यहां पर डिफाइन किया हुआ है सब सरफेस इरिगेशन। सब सरफेस इरिगेशन का सिंपल मीनिंग ये है कि इरिगेशन करने के लिए आप उस पानी को काम में ले रहे हो जो ग्राउंड सरफेस से नीचे है और जिसे आप आसानी से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी उसमें आपका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। बाई नेचर ऑटोमेटिक वाटर जो है सीधा क्रॉप प्लांट के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो इसे आप क्या कहते हो? सब सरफेस इरिगेशन कहते हो। जैसे कि कैपिलरी फ्रिंज एक्शन जो होता है आपका, वाटर टेबल जो होती है उसमें से नीचे की तरफ अपने आप पानी वाटर लीकेज के थ्रू सीधा सीधा कहां जा रहा होता है? रूट जोन में। किसके? क्रॉप के प्लांट में, यानी क्रॉप प्लांट के रूट जोन में डायरेक्टली आप वाटर को अप्लाई कर पा रहे हो। आपका इसके अंदर कोई योगदान नहीं है, बाई नेचर ये सारी की सारी प्रोसेस के अंदर कवर होती है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? सब सरफेस इरिगेशन। अब देखिए सब सरफेस इरिगेशन जो होता है इसको भी हम दो टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एक तो होता है नेचुरल और दूसरा होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल क्या चीज होती है? वैसे देखा जाए तो आर्टिफिशियल टाइप का कोई सब सरफेस इरिगेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोगों ने हमारे ईज के लिए, समझने के लिए, यानी समझने में हमको कोई परेशानी ना हो, इसलिए हम लोगों ने यहां पर सब सरफेस इरिगेशन को आर्टिफिशियल के अंदर भी क्लासिफाई कर रखा है। नेचुरल तो हम जान रहे हैं कि ऑटोमेटिकली पानी क्या कर रहा है? लीकेज के थ्रू सीधा रूट जोन के अंदर अप्लाई हो रहा है, लेकिन अब आर्टिफिशियल सब सरफेस इरिगेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि इसके अंदर ओपन जॉइंटेड ड्रेन्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं, और ये जो ओपन जॉइंटेड ड्रेन होते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या कर रहे होते हैं? सॉइल के अंदर जो आपकी क्रॉप प्लांट है उनका जो रूट जोन है उसके अंदर क्या कर रहे हैं? वाटर को लगातार सप्लाई करते जा रहे हैं। यानी देखा जाए तो आपने क्या बनाया है? सिर्फ यहां पर ओपन जॉइंटेड ड्रेन बनाया है, ऊपर से आपने कोई मैकेनिकल apparatus इसके अंदर नहीं लगाया, कोई आपने अपनी तरफ से इसके अंदर एफर्ट नहीं लगाया, सीधा पानी अपने आप क्या कर रहा है? फ्लो के थ्रू सीधा रूट जोन के अंदर जा रहा है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल सबसरफेस इरिगेशन। आर्टिफिशियल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके अंदर ओपन जॉइंटेड ड्रेन जो है वो हम लोगों ने कंस्ट्रक्ट किए हैं, हम लोगों ने बनाए हैं। सो आई थिंक फ्रेंड्स आपको यहां पर समझ में आया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर हम लोग करें, क्या इफेक्टिव मैनर होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर करने के लिए, जिससे कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर हम लोग हमारी मार्किंग को एनहेंस कर पाएं। सो कुछ इस तरीके से ही हम लोगों को यहां पर एक्सप्लेनेशन का तरीका अपनाना होगा, जिससे कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो आपका आंसर है वो अदर कैंडिडेट के रेस्पेक्ट में इफेक्टिवली बने और आपका जो मार्क्स है वो थोड़ा सा ज्यादा आ जाए। खैर पहला क्वेश्चन हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। नाउ इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोगों का एक न्यूमेरिकल है, एक सीधा सीधा न्यूमेरिकल बन सकता है। बॉर्डर फ्लडिंग करके हमारे पास एक टेक्निक होती है इरिगेशन की। इरिगेशन की जो टेक्निक होती है उसके अंदर बहुत सारे मेथड आते हैं। फ्लड इरिगेशन आता है, उसके अंदर चेक फ्लडिंग आती है हमारे पास, बॉर्डर फ्लडिंग आती है, फरो इरिगेशन आता है हम लोगों के पास, और कंटूर फार्मिंग आती है। तो इस तरीके से बॉर्डर फ्लडिंग जो होती है वो आपका एक मेथड होता है, तो उसके बेस पर यहां पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनता है। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, आ सकता है 10 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है आपसे। दैट्स वाई उसको हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से न्यूमेरिकल को हमको यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे? डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू इरिगेट अ स्ट्रिप ऑफ लैंड ऑफ 0.04 हेक्टेयर्स इन एरिया फ्रॉम अ ट्यूबवेल विद डिस्चार्ज 0.02 क्यूमेक्स। अब देखिए डेटा क्या गिवन है हम लोगों को। डेटा जो हम लोगों को गिवन है वो है एक तो एरिया, और एरिया कितना दिया गया है? हेक्टेयर के अंदर। हेक्टेयर के अंदर एरिया कितना है? 0.04 हेक्टेयर। ओके, हेक्टेयर को हम मीटर स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, इंटू 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देना है, देन वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर? मीटर स्क्वायर के अंदर। डिस्चार्ज हमको गिवन है कितना है? 0.02 क्यूमेक। फिर इसके बाद हम लोगों को इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी भी गिवन है। देखिए एफ का मतलब होता है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, दैट इज 5 सेंटीमीटर पर आवर, ये भी दिया गया है। और जो एवरेज वाटर डेप्थ दी गई है ना वो कितनी है हम लोगों की यहाँ पर? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि हमें वो टाइम निकालना है जो रिक्वायर है किसी एक स्ट्रिप को इरिगेट करने के लिए। तो क्या इसका तरीका हो सकता है? तो देखते हैं। देखिए
मैं आपको बता दूं कि मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जब भी आप न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करें तो न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का एक तरीका होता है, और उससे भी जरूरी बात क्या कि अगर आपके पास चॉइस है क्वेश्चन के अंदर कि एक तो थ्योरी क्वेश्चन है आपका और एक आपका न्यूमेरिकल है, तो आप कोशिश ये करें कि थ्योरी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट ना करें, सीधा हम न्यूमेरिकल को अप्रोच करें। उसका एक बड़ा फायदा ये होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर आपके चांस ऑफ मार्क्स जो होते हैं, यानी जितने आपको मार्क्स चाहिए होते हैं उतने पूरे मिलने के इसके अंदर चांस रहते हैं। यानी 10 नंबर का न्यूमेरिकल है या 15 नंबर का न्यूमेरिकल है, अगर आप ठीक तरीके से अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाकर आ रहे हैं, नीट एंड क्लीन डायग्राम आपने बनाया है और सॉल्यूशन वगैरह आपने प्रोसेस जो रखी है वो बिल्कुल एकदम सही रखी है और सटीक रखी है, तो आपके जो नंबर होते हैं पूरे में से पूरे आने के चांस होते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें किसी थ्योरी क्वेश्चन की, तो थ्योरी क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर कहीं ना कोई आपकी गलती, कोई ना कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई कर लेता है और आपके नंबर काट सकता है। तो कोशिश ये करें कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा आपको यहां पर क्या करना है, न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये बात हमको समझ में आती है। अब न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, तो सबसे पहले जो भी गिवन चीजें हैं उन सारी की सारी गिवन चीजों को आप सबसे पहले लिख लें। नाउ गिवन चीज लिखने के बाद लास्ट में आप लिखिए कि क्या आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, अब जो चीज पूछी जा रही है और जो गिवन है उसके बीच में क्या क्या रिलेशन आ रहा है, थोड़ा दिमाग पर जोर लगाइए, फॉर्मूला वगैरह आपको याद आएगा, कंसेप्ट वगैरह आपको याद आएगा और बिल्कुल उसी तरीके से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो गिवन डेटा था वो हमारे पास क्या है, यहां पर एरिया है। एरिया हमारा कितना है, यहां पर 0.04 हेक्टेयर, जिसको हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों ने यहां पर 0.04 को 10⁴ मीटर स्क्वायर से क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना बन गया, 400 मीटर स्क्वायर बन गया। ये डिस्चार्ज हम लोगों को 0.02 मीटर क्यूब पर सेकंड गिवन था। इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी हमको कितनी गिवन है, इसमें क्वेश्चन के अंदर है 5 सेंटीमीटर पर आवर। ठीक है, लेकिन चूंकि हमारे पास यहां पर मीटर है और सेकंड के अंदर हमको काम करना है, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने सेंटीमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1/3600 से क्या कर लिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये कितना आ गया यहां पर हमारा 0.05/3600 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, एवरेज डेप्थ जो है हमारी वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है। ये कितना हो गया, 0.1 मीटर हो गया। जो हमारे पास फॉर्मूला होता है किसका, यहां पर टाइम रिक्वायर्ड निकालने का, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो टाइम रिक्वायर है किसी एक स्ट्रिप को इरिगेट करने के लिए, वो फॉर्मूला होता है हमारा ये, यानी t इक्वल टू 2.303 y अपॉन में f log बेस 10 q अपॉन में q माइनस एफ ए। ओके, अब इस फॉर्मूले के अंदर हमको क्या करना है, ये सारी की सारी गिवन क्वांटिटीज यहां पर पुट करते जाना है और पुट करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहां पर एक आंसर निकालना है। आप देख रहे हैं कि आंसर हमारा कितना निकल कर आ रहा है पूरी प्रोसेस करने के बाद, दैट इज 39.06 मिनट्स। ओके, अब यहां पर एक चीज और निकाली जा सकती है, वो क्या, कि मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड, यानी वो कितना मैक्सिमम एरिया हो सकता है जिसको हम इरिगेट कर पाएंगे। तो मैक्सिमम एरिया के लिए आपको क्या करना है, Q अपॉन में F, ये फॉर्मूला काम में लेना है। अब देखिए एरिया मैक्स कब निकल कर आएगा, एरिया मैक्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर Q अपॉन में F करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको सारे के सारे डेटा पुट करने होंगे और आंसर कितना निकल कर आ रहा है, 1440 मीटर स्क्वायर निकल कर आ रहा है। ठीक है, ये बात भी हम लोगों के यहां पर समझ में आ जाती है। तो इस तरीके से यहां पर हमको न्यूमेरिकल जो है उसको इस तरीके से हमको यहां पर अप्रोच करना है, कुछ इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन यहां पर रहना चाहिए। सो आई होप आपको ये सॉल्यूशन यहां पर समझ में आया होगा। देखिए ये पहला न्यूमेरिकल था हमारे टॉपिक का, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा यहां पर इस तरीके से करके दिखाया है। आगे चलकर कुछ और न्यूमेरिकल्स आएंगे, उन्हें हम अपने हाथ से करके यहां पर दिखाएंगे। ये तो आपको जस्ट एक गिवन आइडिया देने के लिए था कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को हम यहां पर अटेम्प्ट करें। सो मेरे हिसाब से तरीका आपको यहां पर समझ में आया होगा। नाउ इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है हम उसे देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है हम लोगों का, उसे देखते हैं। व्हाट इज डेल्टा एंड ड्यूटी, तो डेल्टा और ड्यूटी क्या होती है ये आपसे पूछा जा रहा है। इरिगेशन टॉपिक के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाले टॉपिक हैं उसके अंदर एक हमारा डेल्टा और ड्यूटी का कंसेप्ट भी होता है। ठीक है, तो डेल्टा और ड्यूटी क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है और इनके बीच का क्या रिलेशनशिप होता है, तो ये रिलेशनशिप भी आपसे क्या कर रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो डेल्टा और ड्यूटी को डिफाइन करना है और इनके बीच के रिलेशनशिप को भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है तकरीबन 5 से लेकर 10 नंबर के बीच में बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत वाली इसके अंदर बात नहीं है। हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर हम लोग सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखिए डेल्टा और ड्यूटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, सबसे पहले तो हम इसकी बात कर लेते हैं। तो डेल्टा और ड्यूटी के बीच में जो रिलेशनशिप होता है वो आप यहां देख पा रहे हैं कि डेल्टा बराबर जो होता है, डेल्टा को आप किससे दिखाते हो, इस साइन से, वो होता है 8.64 B/D।
यहां पर जो बी होता है इसको कहते हैं हम बेस पीरियड, और ये होता है डेज के अंदर, और डी जो होता है दैट इज ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्या होता है? ड्यूटी इन हेक्टेयर पर क्यूमेक। डेल्टा इन मीटर, यानी यहां पर डेल्टा क्या दिखा रहा है हम लोगों को? वाटर डेप्थ, रूट जोन के अंदर कितनी वाटर डेप्थ है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है डेल्टा से। ठीक है, डेल्टा तो हमको यहीं से क्लियर हो गया कि डेल्टा का मीनिंग क्या होता है। डेल्टा का मतलब होता है वाटर डेप्थ, रूट जोन के अंदर कितनी है। नाउ ड्यूटी क्या चीज होती है? अब देखिए, ड्यूटी को डिफाइन हम ऐसे कर सकते हैं कि एक क्यूमेक का मतलब होता है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज को यूनिफॉर्मली कितने हेक्टेयर एरिया पर आप अप्लाई कर सकते हो, यानी नंबर ऑफ हेक्टेयर्स रिक्वायर टू सप्लाई 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज कंटिन्यूअसली। तो इसको आप क्या कहते हो? उसकी ड्यूटी। तो ड्यूटी क्या बन गई मेरे लिए कि नंबर ऑफ हेक्टेयर्स में कितना एरिया 1 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज के लिए अवेलेबल रहेगा, यानी 1 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज को कितने नंबर ऑफ हेक्टेयर एरियाज में हम लोग लगातार सप्लाई कर पाएंगे। अब यहां पर जो वाटर की सप्लाई हो रही है वो कहां हो रही है? क्रॉप ग्रोथ पीरियड के लिए हो रही है। ठीक है, ये बात भी हम लोगों को यहां पर याद रखनी है। तो इतना इसका एक बेसिक डेफिनेशन हमको यहां पर लिख कर आना है, और इस तरीके से डेल्टा और ड्यूटी के बीच में जो रिलेशनशिप बन सकता है उसको भी यहां पर हमें मेंशन करके आना है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहां पर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या रहा। ठीक है, खैर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से क्या कह रहा है? देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी आने के पूरे चांस है कि आपसे कह दे कि शॉर्ट नोट, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन, यानी इस तरीके से कुछ आपको टॉपिक दे दिए जाएं और कहा जाए कि हर एक पॉइंट पर क्या लिखना है? शॉर्ट नोट। अब देखिए, शॉर्ट नोट जो होता है, कई लोग क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बस लिखना स्टार्ट कर देते हैं और पन्ने पर पन्ने भरते हुए चले जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एसएससी जेईई के एग्जाम के अंदर जो मेंस वाला एग्जाम है, इसके अंदर आपके पास समय कम है और लिखने के लिए कंटेंट ज्यादा है। तो उस गिवन टाइम पीरियड के अंदर आपको टाइम का कुछ इस तरीके से करना है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इफेक्टिवली वे में आपके अटेम्प्ट हो जाएं। तो इसलिए जितना रिक्वायरमेंट है उतने कंक्रीट और सॉलिड पॉइंट उस टॉपिक से रिलेटेड आप कॉपी के अंदर लिख कर आइए। तो यहां पर हम लोगों से शॉर्ट नोट लिखवाया जा रहा है इन सभी टॉपिक्स के बारे में। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग यहां पर शॉर्ट नोट लिख सकते हैं हर एक एरिया के बारे में। सबसे पहले है ग्रॉस कमांड एरिया। ग्रॉस कमांड एरिया करके हमारे पास एक टॉपिक है जिसके बारे में हमसे शॉर्ट नोट लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ग्रॉस कमांड एरिया को यहां पर एक हेडिंग देके क्या कर लेंगे? आइडेंटिफाई कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, नाउ इसके बाद इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे कि ग्रॉस कमांड एरिया क्या होता है। देखिए, ग्रॉस कमांड एरिया हमारे पास एक्चुअली कल्टीवेबल और नॉन कल्टीवेबल, यानी वो एरिया जिस पर खेती की जा सकती है और वो एरिया जिस पर खेती नहीं की जा सकती है, अगर उन दोनों एरियाज को एक साथ काउंट कर लिया जाए तो ये टोटल एरिया हमारे पास क्या कहलाता है? ग्रॉस कमांड एरिया कहलाता है। तो ये बात शायद से आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ इसके बाद जो दूसरा है हमारे पास टॉपिक, दैट इज कैचमेंट एरिया। क्या है हम लोगों के पास? कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया के बारे में सवाल है हम लोगों से। तो कैचमेंट एरिया क्या होता है कि देखिए, कैचमेंट एरिया हमारे पास वो होता है कि जिसमें आप किसी स्टॉर्म का स्टडी करना चाहते हो। स्टॉर्म मतलब होता है कोई भी प्रेसिपिटेशन हुआ। अब प्रेसिपिटेशन जो होता है उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे कि रेनफॉल हो सकता है आपके पास, और उसके बाद आपकी ड्रिजल हो सकती है, हेल स्टॉर्म हो सकता है, यानी बहुत सारे तरीकों से प्रेसिपिटेशन हो सकता है। और प्रेसिपिटेशन किसी कैचमेंट के अंदर ही होता है। तो कैचमेंट आपके पास रहेगा उस प्रेसिपिटेशन की स्टडी करने के लिए। तो प्रेसिपिटेशन की स्टडी करने के लिए जो एरिया रिक्वायर है दैट इज नोन योर कैचमेंट। अब कैचमेंट का एक डेफिनेशन यहां पर भी लिखा गया है, वो क्या? कि एक ऐसा एरिया होता है जिसमें कि दैट इट इज एन एरिया दैट कंट्रीब्यूट्स इट्स ड्रेनेज वाटर इनटू अ स्ट्रीम और रिवर। यानी कैचमेंट एरिया मेरे लिए वो एरिया है जिसमें सारे का सारा जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, उस ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो वाटर कलेक्ट किया गया है वो उस वाटर को कहां? स्ट्रीम में, किसी स्ट्रीम के अंदर या किसी रिवर के अंदर, किसी तालाब के अंदर, पॉन्ड के अंदर, लेक के अंदर क्या कर रहा है? डिस्चार्ज आउट कर दे रहा है। यानी वहां पर वाटर की कैपेसिटी बढ़ाने में अपना क्या कर रहा है? यूटिलाइजेशन दे रहा है। तो इसे मैं क्या कह रहा हूं? कैचमेंट एरिया कह रहा हूं। यानी टोटल कैचमेंट के अंदर जितना भी पानी आया वो आपने सीधा कहां सप्लाई कर दिया है? रिवर के अंदर। यानी कोई एक ऐसा एरिया जो अपने अंदर आए हुए पानी को सीधा रिवर के अंदर या मेन स्ट्रीम के अंदर क्या कर दे रहा है? सप्लाई कर दे रहा है, उसे मैं कहता हूं कैचमेंट एरिया। फिर इसके बाद हमसे पूछा गया है यहां पर क्या? फील्ड कैपेसिटी के बारे में। अब फील्ड कैपेसिटी क्या चीज होती है तो इसको भी डिफाइन कर लेते हैं। अब फील्ड कैपेसिटी मेरे लिए क्या होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि फील्ड कैपेसिटी का मेरे लिए वो मतलब है, ये वो वाटर कंटेंट यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए क्या हुआ कि मान लीजिए कोई रेनफॉल हुआ मेरे पास, क्रॉप फील्ड के अंदर कोई रेनफॉल हुआ और उस रेनफॉल के दौरान क्या हुआ? कुछ वाटर क्वांटिटी मेरी क्रॉप फील्ड के ऊपर आई। तो देखिए ऐसा होगा नहीं कि एक बार में सारा का सारा जितना भी टोटल क्वांटिटी है वाटर का वो नीचे की तरफ कहां चला जाए? सॉइल में चला जाए। कुछ पानी जो होगा वो अभी भी रूट जोन के अंदर बना होगा। यानी क्या?
टोटल वाटर कंटेंट जो रेनफॉल के जरिए मेरे क्रॉप फील्ड पर आया उसका कुछ हिस्सा डायरेक्ट ग्रेविटी के कारण क्या कर गया, नीचे की तरफ सिंक कर गया, यानी नीचे की तरफ इन्फिल्ट्रेट कर गया। लेकिन अभी भी कुछ हिस्सा ऐसा है जो अभी भी रूट जोन के अंदर बना हुआ है, तो वही उसी हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर फील्ड कैपेसिटी कहते हैं। और यही चीज यहां पर लिखी भी गई है। फील्ड कैपेसिटी भी हमारा यहां पर क्लियर होता है। अगली बात देखते हैं क्या पूछी गई है हम लोगों से, पीडब्ल्यूपी, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। अब पीडब्ल्यूपी क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट मेरे लिए एक ऐसा मिनिमम वाटर कंटेंट है जो किसी भी क्रॉप प्लांट को अपनी ग्रोथ करने के लिए चाहिए। यानी कम से कम एक ऐसा वाटर कंटेंट तो मिलना ही चाहिए कि जिसके नीचे अगर वाटर कंटेंट चला जाए तो कोई क्रॉप प्लांट अपना ग्रोथ करना नहीं पाएगा। यानी क्या, कोई भी क्रॉप प्लांट अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा अगर इस वाटर कंटेंट लिमिट से नीचे वाटर कंटेंट चला जाए। तो इस मिनिमम वाटर कंटेंट लिमिट को हम क्या कहते हैं? पीडब्ल्यूपी, बोले तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। फिर इसके बाद हम लोगों से कहा गया है क्या, अगली चीज पूछी गई है सार वैल्यू। सार वैल्यू का मतलब होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सार वैल्यू क्या चीज होती है हम लोगों के लिए, उसको डिफाइन कर लेते हैं। तो सार वैल्यू क्या होता है? इट इज सोडियम आयन प्रेजेंट इन द सॉइल, यानी किसी सॉइल के अंदर जितना सोडियम आयन प्रेजेंट है उसकी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, यहां पर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो कहते हैं। अब इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है, वो क्या, Na प्लस डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस और डिवाइड बाय 2। यहां पर देखिए जो सोडियम की वैल्यू है और जो कैल्शियम की वैल्यू है, जो मिली आपकी मैग्नीशियम की वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू यहां पर मिली इक्विवेलेंट्स के अंदर यूज की जाती हैं। यानी Na प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस, यहां पर जो वैल्यूज आप पुट करोगे सार वैल्यू निकालने के लिए, ये सारी की सारी वैल्यू किसके अंदर होती हैं? मिली इक्विवेलेंट के अंदर होती हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं अगली चीज हमसे क्या पूछी गई। अगली चीज पूछी गई है क्रॉप पीरियड को और बेस पीरियड को। क्रॉप पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड क्या होता है, तो बहुत जनरल क्वेश्चन है ये। तो क्रॉप पीरियड क्या होता है? किसी भी क्रॉप के लिए सोविंग टाइम से लेकर उसका हार्वेस्टिंग टाइम जो है, यानी कब आपने फसल को बोया है और कब आप फसल को काट रहे हो, तो ये जो ड्यूरेशन होती है इसको आप क्या कहते हो? क्रॉप पीरियड कहते हो। फिर साथ में आपके पास है बेस पीरियड। अब ये बेस पीरियड क्या होता है? बेस पीरियड मेरे लिए वो पीरियड है जिसमें आप पहली वाटरिंग कर रहे हो किसी क्रॉप के लिए और लास्ट वाटरिंग कर रहे हो उसी क्रॉप के लिए, यानी फर्स्ट वाटरिंग से लेकर लास्ट वाटरिंग तक के बीच का जो ड्यूरेशन होता है इसको आप क्या कहते हो? बेस पीरियड कहते हो। तो यहां पर हमारा शॉर्ट नोट जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो कुल मिलाकर यहां पर हम लोगों से 6 चीजें पूछी गई और 6 की 6 चीजों को हम लोगों ने यहां पर कंप्लीट कर लिया है। खैर हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारे पास एक न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल आप देख पा रहे हैं यहां पर क्या है कि देखिए यहां पर आपसे एक वाटर सैंपल की सार वैल्यू पूछी जा रही है और सार वैल्यू को निकालने के लिए, किसी वाटर सैंपल की सार वैल्यू को निकालने के लिए जो फॉर्मूला हमारे पास होता है, उस फॉर्मूले के अंदर जो सोडियम प्लस Ca2 प्लस Mg2 प्लस यानी मैग्नीशियम आयन, कैल्शियम आयन और आपका जो सोडियम आयन है, इसकी जो आपको मिलीग्राम पर लीटर के अंदर क्वांटिटी रिक्वायर है वो भी यहां पर दी गई है। मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर जो होता है वो किसी भी चीज की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। यानी गिवन वॉल्यूम के अंदर वेट कितना है, इसको आप क्या कहते हो? कंसंट्रेशन कहते हो। तो कंसंट्रेशन आपको गिवन है सोडियम का 345 मिलीग्राम पर लीटर, कैल्शियम का है 60 मिलीग्राम पर लीटर और मैग्नीशियम का है 18 मिलीग्राम पर लीटर। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूले के अंदर जो सार वैल्यू निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अंदर जो आपके पास वैल्यूज होती हैं ये सारी की सारी किसके अंदर होती हैं? मिली इक्विवेलेंट के अंदर होती हैं। ये सारी की सारी वैल्यूज हमको मिलीग्राम पर लीटर में दी गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे मिली इक्विवेलेंट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो सोडियम आयन का मिली इक्विवेलेंट निकालने के लिए मिलीग्राम पर लीटर में हमने किसका डिवाइड कर दिया है? 23 ग्राम का डिवाइड कर दिया है। तो ये 15 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर यहां पर निकल कर आ जाते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम के लिए आप 20 से डिवाइड करोगे और मैग्नीशियम के लिए आप किससे डिवाइड करोगे? 12 से डिवाइड करोगे, तब जाकर आपके पास यहां पर मिली इक्विवेलेंट निकल कर आता है। और अब इन मिली इक्विवेलेंट वैल्यूज को आप इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, तब जाकर आपका सार वैल्यू यहां पर कितना निकल कर आ रहा है? 10 निकल कर आ रहा है। तो ये छोटा सा क्वेश्चन 10 मार्क्स के अंदर आपसे आसानी से पूछा जा सकता है। तो इस चीज का आप याद रखें, ध्यान रखें, सार वैल्यू टॉपिक भी हमारे पास इंपॉर्टेंस रखता है। खैर इस न्यूमेरिकल को भी हमने सॉल्व किया है। हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, ध्यान से पढ़ेंगे। एक अच्छा खासा न्यूमेरिकल है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है इसके पीछे। तो सबसे पहले ध्यान से आप इस सवाल को पढ़िए। एक बार समझ में नहीं आता है दोबारा पढ़िए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ही इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है। हम लोग हड़बड़ाहट में क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सही से रीड नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से हमारा क्वेश्चन जो होता है वो गलत हो जाता है। तो ये गलती हमको यहां पर नहीं करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, ध्यान से पढ़िए कि इन अ कल्टीवेटेड एरिया सॉइल हैज पोरोसिटी नीटा इक्वल टू 45%। यानी कोई कल्टीवेटेड एरिया है, कोई लैंड है आपके पास, वहां पर सॉइल है और सॉइल का जो पोरोसिटी गिवन है वो कितना है? 45%। एक डेटा मिल गया। फील्ड कैपेसिटी आपके पास कितना है? यहाँ पर 38% का है। फिर आपके पास क्या लिखा गया है आगे कि फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप
रूट जोन डेप्थ इज 1 मीटर, यानी रूट जोन का डेप्थ आपको कितना दिया गया है यहाँ पर 1 मीटर का दे दिया है। द PWP इज 10%, यानी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट आपको 10% दिया है। कंजम्पटिव यूज जो दिए गए हैं आपको वो दिए गए हैं 15 mm पर डे के। इफ द इरिगेशन एफिशिएंसी इज 60%, इरिगेशन एफिशिएंसी आपको कितना दिया गया है 60% दिया गया है, देन व्हाट शुड बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन सच दैट द मॉइस्चर कंटेंट डज नॉट फॉल बिलो 50% ऑफ MAM, दैट इज मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। यानी यहां पर आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ क्या निकालना है, इरिगेशन निकालना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन निकालना है हम लोगों को। अब ये सारे के सारे डेटा गिवन है और लास्ट में हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। तो किस तरीके से करेंगे इसे हमें यहाँ पर देखना है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहला तरीका क्या होगा कि यहाँ पर जो गिवन चीजें हैं, गिवन आइटम्स हैं, उनको एक एक करके लिख लिया जाए। तो गिवन चीजें हम लोगों के पास क्या क्या है उसको देख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। कि सबसे पहले हमको पोरोसिटी दिया गया और इसके बाद फिर हमारे पास फील्ड कैपेसिटी रहा। तो पोरोसिटी को हमने किससे दिखाया है, नीटा से दिखाया है। नीटा हम लोगों के पास कितना दिया गया है 45% दिया गया है। इसके बाद जो फील्ड कैपेसिटी है, फील्ड कैपेसिटी कितनी हम लोगों की 38% है। ओके नाउ फिर इसके बाद क्या दिया गया है हम लोगों को उसे भी देख लेते हैं। 38% फील्ड कैपेसिटी हो गई। रूट जोन का डेप्थ कितना दिया गया है 1 मीटर दिया गया है। तो रूट जोन का जो डेप्थ होता है उसको हम किससे दिखाते हैं यहाँ पर स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी बराबर कितना दिया गया है 1 मीटर। कन्वर्ट कर लेते हैं mm के अंदर। तो 1 × 10⁻³ किसके अंदर आ गया है, ये हमारे पास mm के अंदर आ गया है। तो डेप्थ ऑफ रूट जोन भी हमको गिवन है इसके अंदर। फिर इसके बाद देखते हैं क्या दिया गया है PWP, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कितना दिया गया है हम लोगों को PWP, ये दिया गया है 10%। ठीक है 10% के बाद अब देखते हैं अगला क्या है हमारे पास कंटेंट CU, कंजम्पटिव यूज और इरिगेशन एफिशिएंसी कितनी है 60%। CU हम लोगों के पास कितना है, हमें CU इक्वल टू 15 mm पर डे है। कितना है 15 mm पर डे। और इरिगेशन एफिशिएंसी जो हम लोगों को गिवन है वो कितनी दी गई है यहाँ पर 60% दी गई है। नीटा इरिगेशन एफिशिएंसी, नीटा आई से मैं इसको दिखा देता हूं। तो ये कितना दिया गया है यहाँ पर 60% दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है क्या टोटल गिवन डेटा, जो भी हमको यहाँ पर गिवन चीज थी। अब देखिए किस तरीके से हमको यहाँ पर क्वेश्चन करना है, तो उसे हम जांच लेते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या गया है, क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा जा रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन जो होता है, देखिए फ्रीक्वेंसी को हम स्मॉल f से दिखाते हैं FI। फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन जो है इसे निकालने का जो हम लोगों के पास फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला हम लोगों के पास क्या होता है कि डेप्थ ऑफ क्या वाटर और डिवाइड बाय आपके पास क्या होगा यहाँ पर कंजम्पटिव यूज। यानी डेप्थ ऑफ वाटर डिवाइड बाय अगर मैं यहाँ कर देता हूँ कंजम्पटिव यूज, तो इससे मेरे को क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन। ये फॉर्मूला हमारा काम आने वाला है। अब जो इंपॉर्टेंट काम है वो क्या कि देखिए CU तो क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास गिवन है, ठीक है, लेकिन जो DW है डेप्थ ऑफ वाटर है, ये हमको क्या करना है यहाँ पर निकालना है। तो ये डेप्थ ऑफ वाटर किस तरीके से निकाला जाएगा, अब इसी के लिए हमारा अगला प्रोसेस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो डेप्थ ऑफ वाटर है उसको निकालने का फॉर्मूला लिखते हैं कि डेप्थ ऑफ वाटर होता क्या है। तो डेप्थ ऑफ वाटर हमारे पास क्या होता है कि गामा डी, ठीक है, गामा डी क्या होता है ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। गामा डी को मैं डिवाइड कर देता हूं किससे, गामा डब्ल्यू यूनिट वेट ऑफ वाटर से, मल्टीप्लाई मैं करता हूं इसको क्या डेप्थ ऑफ रूट जोन से, ठीक है, इंटू डी से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, और मल्टीप्लाई में इसको कर देता हूं आर ए और एम। ये जो आर ए एम होता है इसी को क्या कहा जाता है रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट। अब देखिए ये रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट है, सबसे पहले हमें इसको निकालना है, और इसको निकालने के बाद फिर हमारा जो अगला होगा दैट इज हमें निकालना है यहाँ पर क्या गामा डी को। गामा डब्ल्यू तो हम लोगों को पता होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रैम निकालते हैं। तो रैम क्या है हमारे पास आर ए एम। देखिए क्या कहा गया है कि हमारा जो मॉइस्चर कंटेंट है, क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि मॉइस्चर कंटेंट जो है वो 50% ऑफ MAM से नीचे नहीं जाना चाहिए। फील्ड कैपेसिटी कितना है 38% और PWP कितना दिया गया है 10%। तो बस ठीक है, हमारा काम यहीं पर बन गया है। किस तरीके से निकालेंगे रैम को, 50% मैक्सिमम अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, और फिर हमारा फील्ड कैपेसिटी 38% है, और माइनस PWP कितना दिया गया है 0.10 दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर रैम कितना निकल कर आता है, तो रैम यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये निकल कर आता है तकरीबन 0.14 निकल कर आता है। कितना निकल कर आता है 0.14। अब इसको एक बार यहाँ पर सर्टिफाई भी कर लेंगे, कैलकुलेटर हम लोगों के पास होता ही है। तो 50/100 अगर हम कर दें और मल्टीप्लाई हम कर देते हैं इसको किससे, यहाँ पर 0.28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल कर आता है ये 0.14। तो जो आंसर हम लोगों का आया यहाँ पर क्या आया, एकदम करेक्ट आया, ठीक है।
RM निकालने के बाद यानी रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट निकालने के बाद जो अगला हमारा प्रोसेस है वो क्या है, इस गामा डी को निकालना। अब देखिए गामा डी को किस तरीके से निकाला जाएगा। गामा डी को निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हम जानते हैं ड्राई यूनिट वेट जो होता है सॉइल का, उसको निकालने का फॉर्मूला होता है जी गामा डब्ल्यू और अपॉन में क्या होता है 1 प्लस ई। जी क्या होती है यहाँ पर, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। गामा डब्ल्यू हम जानते हैं यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है, और साथ में ई क्या होता है हम लोगों का यहाँ पर, ई होता है हम लोगों का वॉइड रेशो। तो इतनी बात हम लोग यहाँ पर जानते हैं। तो किस तरीके से निकाला जाएगा, तो सबसे पहले यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालेंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर किसको निकालने वाले हैं, वॉइड रेशो को निकालने वाले हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, नीटा, और नीटा को हम लोग क्या कहते हैं, पोरोसिटी कहते हैं। ये कितना दिया गया है यहाँ पर, दैट इज 45% दिया गया है। अब नीटा हम लोगों के पास 45% दिया गया है, तो वॉइड रेशो यहाँ पर कैसे निकालेंगे हम। वॉइड रेशो का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ई बराबर नीटा अपॉन में 1 माइनस नीटा। यह फॉर्मूला हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर हम लोग निकाल पाएंगे इस वॉइड रेशो को। तो नीटा कितनी है 0.45 और 1 माइनस 0.45, तो कितना निकल कर आता है यहाँ से हमारा वॉइड रेशो, कंफर्म कर लेते हैं। 0.45 डिवाइड बाय 1 माइनस 0.45, तो ये निकल कर आता है हमारा 0.81। तो वॉइड रेशो कितना निकल कर आ गया हम लोगों के पास यहाँ पर 0.81। तो वॉइड रेशो 0.81 निकल कर आ गया है। अब हमारे पास जो अगला रहेगा, अगला क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालना। देखिए अज्यूम किया जा रहा है यहाँ पर, अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, अज्यूम सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। जब क्वेश्चन के अंदर गिवन ना हो तो हम अपनी मर्जी से डायरेक्ट सॉइल को क्या मान सकते हैं, फुल्ली सैचुरेटेड मान सकते हैं। और हम जानते हैं कि फुल्ली सैचुरेटेड जो सॉइल होती है उसके लिए जो हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है। अब एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि SE इक्वल टू W और G। ये W क्या होता है हम लोगों का यहाँ पर, वाटर कंटेंट होता है, और साथ में जो S होता है ये क्या होता है हम लोगों का यहाँ पर, डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है। नाउ इसके बाद यहाँ पर E जो है हमारा वो वॉइड रेशो है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो हमने 1 मान लिया है, वॉइड रेशो हम लोगों के पास कितना है जो हमने निकाला है 0.81। अब देखिए ये जो मॉइस्चर कंटेंट है, वाटर कंटेंट है, कई लोग इसके अंदर कंफ्यूज होंगे कि सर मॉइस्चर कंटेंट तो गिवन ही नहीं है। अरे भैया फील्ड कैपेसिटी जब क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन है तो डायरेक्ट आप उसको क्या जूम कर सकते हो यहाँ पर, इधर उसका मॉइस्चर कंटेंट या फिर वाटर कंटेंट, जो कि कितना है हमारे पास क्वेश्चन के अंदर 0.38। यहां से मुझे क्या करनी है, जी निकालनी है। तो जी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बाकी सारी चीजों को नीचे की तरफ ले जाऊंगा। तो जी कितना निकल कर आएगा उसे हम देख लेते हैं। तो जी जहां तक निकल कर आना चाहिए ये आएगा डिवाइड बाय 0.38, ये निकल कर आ रहा है 2.15। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी निकल कर आ गई हम लोगों के पास यहाँ पर 2.15 निकल कर आ गई। ठीक है, करेक्ट है, इतनी बात यहाँ तक सभी के समझ में आती है। अब इसके बाद जो हमारा अगला प्रोसेस है वो क्या है, गामा डी को निकालना। क्योंकि अब गामा डी निकालना बहुत आसान है। जी की वैल्यू हम लोगों के पास है, गामा डब्ल्यू हमारे पास है और 1 प्लस ई भी हमारे पास है। अब तो क्या करना है, बस वैल्यूज को यहाँ पर एक एक करके पुट करते हुए जाना है। जी की वैल्यू 2.15 है, यूनिट वेट ऑफ वाटर 1 ले लिया गया है, और 1 प्लस ई कितना निकाला हम लोगों ने 0.81। अब दोबारा देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी निकल कर आती है। तो 2.15 हमने यहाँ पर लिया और डिवाइड कर दिया है 1.81 से, तो ये कितना निकल कर आ रहा है, लगभग निकल कर आया ये 1.187। कितना निकल कर आया 1.187। अगर इसे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर हमको निकालना है तो ठीक मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 11.87 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के अंदर ये वैल्यू निकल कर आ जाती है। तो 11.87 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हमारी वैल्यू किसकी आ चुकी है, यहाँ पर गामा डी की आ चुकी है। गामा डी क्या आया हमारा यहाँ पर, ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल 11.87 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। एक छोटी सी गलती है, स्क्वायर यहाँ पर लिख दिया गया है तो इसको आप क्यूब कर लें, ये क्यूब के अंदर होता है। यहाँ पर 1.187 हमने निकाला था ये, लेकिन किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया, 10 से इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया। अब गामा डी भी हम लोगों के पास अवेलेबल है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको निकालना है डेप्थ ऑफ वाटर, क्योंकि आगे हमको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो डेप्थ ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या था, गामा ड्राई बटे में गामा डब्ल्यू इनटू में डी, दोबारा से लिख दे रहा हूं मैं इसको, और मल्टीप्लाई हमने किसको कर रखा है यहाँ पर, रैम को कर रखा है। बोले तो रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट को हम लोगों ने क्या कर रखा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है। बस हमें वैल्यूज पुट कर ली है, तो वैल्यूज पुट करते समय ध्यान रखेंगे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गामा डी कितना है हम लोगों के पास 11.87, गामा डब्ल्यू हमको उतना ही रखना है 1, मल्टीप्लाई हमने किसका कर दिया यहाँ पर, दैट इज डी 1 इंटू 10 टू द पावर 3, और रेडिली अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट जो हम लोगों के पास अवेलेबल है वो कितना है हमारे पास यहाँ पर, दैट इज 0.14। देखिए
यहाँ पर जो गामा डब्ल्यू है दैट इज 9.81। वन वैल्यू नहीं लेनी है। वन वैल्यू क्यों नहीं लेनी है? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने गामा डी जो है वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के अंदर निकाल रखा है। दैट्स वाई यहाँ पर हम 9.81 काम में लेंगे। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो डी डब्ल्यू कितना निकल कर आता है उसे हम यहाँ देख लेते हैं। तो डी डब्ल्यू कितना निकल कर आएगा, 11.87 डिवाइड बाय कर लेते हैं 9.81, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 के साथ, क्योंकि देखिए 1 मीटर गिवन था, एमएम के अंदर निकालना है, मल्टीप्लाई 0.14 निकाल लेते हैं तो ये निकल कर आता है 169.39। 169.39 ये निकल कर आता है किसके अंदर, एमएम के अंदर। डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर हमारा आ चुका है। फ्रीक्वेंसी हमको निकालनी है। एफ आई बराबर क्या था हमारे पास, डी डब्ल्यू अपॉन में कंजम्पटिव यूज। तो डी डब्ल्यू हमने निकाला 169.39 और कंजम्पटिव यूज कितने दिए थे, 15 mm का दिया था। दोनों को डिवाइड कर लेना है। डिवाइड करते समय 169.39 और डिवाइड बाय 15 कर देना है। तो कितना निकल कर आता है, ये 11.29 निकल कर आता है। 11.29 हमारी क्या निकल कर आ रही है, यहाँ पर डेज के अंदर फ्रीक्वेंसी निकल कर आ रही है। 11.29 डेज हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आया होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था, काफी डिटेल के अंदर इसके अंदर कंसेप्ट डिस्कस किए गए थे। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर समझ में आ गया होगा। फाइनल आंसर हमारा क्या निकल कर आया है, 11.29 डेज।